ध्यान का लगा। बोल। जय हिंद आप सभी को। तो क्लास आपकी लाइव हो चुकी है और इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, सीटेट के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको लास्ट तक सारे क्वेश्चन को देखना है, समझना है। तो सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे और बता देंगे मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ। देन क्लास को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और सेशन को आपको लास्ट तक देखना है। सारे ही क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू हैं जो कि प्रीवियस आपके पेपर में आए हुए हैं। तो ध्यान से सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है। कहीं भी कोई डाउट आए तो प्यारा सा कमेंट करके आपको पूछते हुए चलना है। और अभी से आपको डेली प्रैक्टिस को चलना है, क्योंकि मैथ में कमांड तभी आएगी जब डेली आप प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी से प्रिपेयर हो जाएंगे, कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मैथ में जब भी आप मैथ की क्लास हो तो कॉपी पेन अपने साथ रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना पड़ेगा। बिना कैलकुलेशन के, बिना कॉन्सेप्ट समझे आप एग्जाम में क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तो एक बार सभी लोग प्रिपेयर हो जाएंगे कॉपी पेन लेके, और मोटिवेट रहिए डेली कि कुछ नया सीखेंगे। चलिए, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी सभी जुड़ जाएंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के। तो ध्यान से देखना है क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को देखना है, समझना है। तो चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाले हैं। ठीक है बहादुरों, एक बार आप लोग बता देंगे सब कुछ क्लियर है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है। एक बार ट्राई करेंगे, बताएंगे क्या आंसर आएगा। और सेशन को लाइक कर देंगे, साथ में शेयर कर देंगे। और कहीं भी कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके पूछेंगे। शर्माना नहीं है, डरना नहीं है। गलतियाँ होंगी, कोई बात नहीं, गलतियों से आपको सीखना है। ठीक है, गलतियों से आपको सीखना है। चलिए, तो कल भी आपकी सीटेट की क्लास हुई थी, तो कल की क्लास अगर आपने नहीं देखा तो जाकर उसको देखेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे, क्योंकि अभी से आप प्रिपेयर करते चलेंगे तो एग्ज़ाम के समय में आपका बर्डन कम रहेगा। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए एग्ज़ाम में टाइम को मैनेज कर पाना और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना आपके लिए आसान रहेगा, और आसानी से आप लोग चीज़ों को कर पाएँगे। ठीक है? जल्दी से आप लोग जुड़ जाएँगे। क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो एक बार आंसर लिख देंगे, नहीं किया तो देखेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन है आपके पास, यदि 6x+1 क्या है, ध्यान से देखेंगे, कॉपी पेन रखेंगे। 6x+1 अपान आपके सामने दिया हुआ है 3 आपके पास है 7x -3 और अपान आपका 2 और -1 है। तो आपसे वैल्यू पूछी जा रही है 9x -1 अपान 9x+1। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी फाइंड करनी है, तो वैल्यू फाइंड करनी है 9x-1 अपान 9x+1 की। तो आपको सबसे पहले यक्स की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अगर यक्स की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, उसके बाद आसानी से आप 9x-1 अपान 9x+1 को सॉल्व कर पाएंगे, मतलब इसकी वैल्यू को बता पाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कॉपी पेन रखेंगे, अपने स्क्रीन पे देखेंगे, जहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे 6x+1 जो आपके पास है, 6x+1 अपान 3 है। हम क्या करेंगे, इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 7x-3 अपान 2 -1, इसको हम ट्रांसपोज कर लेंगे, इसका पंचांतर कर लेंगे। पंचांतर कर लेते हैं, इस साइड ले आएंगे, ये हो जाएगा आपका 7x-3, माइनस में हो जाएगा अपान 2, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। प्लस क्या हो गया 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। तो 3 के टेबल में 6 जो है 2 टाइम में आता है, तो 2 से यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई। ये हो गया आपका 6x+1, 2 इंटू 6x+1, और माइनस 2 के टेबल में 6 3 टाइम में आता है, तो यहाँ लिखेंगे आपका 3, और ये होने वाला है 7x-3 और +1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना है, समझना है। और हो सकता है अगली बार आपका कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में डाटा चेंज रहेगी। तो कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। कोई भी आपको डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके पूछेंगे। जल्दी से जुड़ जाएंगे सभी लोग। चलिए,
तो करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये होने वाला है 12x 12x और प्लस होने वाला है 2 और माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा 3 7 जा 21 3 7 जा 21 हो गया यक्स और माइनस क्या हो गया आपका 9 और प्लस क्या होने वाला है 6 अपान क्या हो गया 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, चलिए इसको और सिंपल करेंगे। आपका बनने वाला है 12x प्लस 2 है और यहाँ से हम ब्रैकेट को क्या करेंगे ओपन करेंगे तो ये -21x होगा -21x होगा और ये माइनस माइनस बन जाएगा आपका +9 और +6 पहले से है बाहर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये गुणा तो 6 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है। चलिए इसको क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे 12x में से कितना जाएगा आपका -21x जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास -9x कितना बचने वाला है -9x और 9 6 कितना होता है आपका 9 और 6 होता है 15 15 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ से 0। यहाँ से 9x की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, यहाँ से -9x की वैल्यू आपकी -17 के बराबर आने वाली है जहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलने वाली है 17/9 मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है 17/9 मिलने वाली है। अब x की वैल्यू आपको मिल चुकी है, यक्स की वैल्यू आपको मिल चुकी है तो क्या करेंगे यक्स की वैल्यूज़ को इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यक्स की वैल्यू से कि आपको साफ दिखाई दे और तो नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और कोई भी डाउट कहीं भी हो तो प्यारा सा कमेंट करके पूछना है, शर्माना नहीं है क्योंकि यहाँ पे सीख रहे हैं तो कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है क्योंकि एग्जाम में अगर कन्फ्यूजन है तो आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे यक्स की वैल्यू आपको आ चुकी है 17/9। अब यक्स की वैल्यू आ गई है तो क्या करेंगे हम लोग इसमें पुट करेंगे। चलिए रख लेते हैं, आप लोग भी एक बार रख के क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आपको ही सॉल्व करना है तो एक बार सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे क्या आंसर आएगा। एक बार सॉल्व करेंगे और बताएंगे क्या आंसर आएगा। चलिए अगर सॉल्व किया तो अच्छी बात, नहीं किया तो देखेंगे यहाँ पे यक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे 9 इंटू यक्स। यक्स की वैल्यू आपके पास क्या है 17/9 17/9 -1 ऊपर हो जाएगा और नीचे देखेंगे तो 9 इंटू 17/9 हो गया और +1 हो गया। यहाँ देखेंगे 9 से 9 कैंसिल है, यहाँ से भी 9 से 9 कैंसिल है। ऊपर क्या बचने वाला है आपका 17 - 1 17 - 1 का मतलब ऊपर आपका 16 बचने वाला है और नीचे 17 + 1 इसका आपका 18 बचने वाला है। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर 8 बचेगा और नीचे 9 बचेगा। तो आंसर आपका क्या आने वाला है 8/9 8/9 आपका आंसर आने वाला जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही है। जिन्होंने सॉल्व किया है वेल डन, शाबाश। चलिए इसको नोट करेंगे और चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, प्रिपेयर होते हुए चलना है। अभी नहीं तो कभी नहीं, एक कॉन्सेप्ट अपनाना है। अभी से आपको प्रिपेयर होना है, एग्जाम जब भी हो आपको उस समय ज़्यादा बर्डन न रहे, ठीक है, आसानी से एग्जाम को आप लोग क्लियर कर पाएँ, ठीक है। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, एक बार इसको नोट कर लेंगे। पहले एक बार इसको नोट करेंगे और कोई कन्फ्यूजन हो तो एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक बार यस सर लिख देंगे या फिर थम्स अप कर देंगे, ठीक है। एक बार फीडबैक आप लोगों का ज़रूरी है क्योंकि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये जो है आप लोग बताएँगे कमेंट के माध्यम से। तो एक बार सभी लोग बताएँगे, सब कुछ क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, आपके स्क्रीन पे है। एक बार इसको ट्राई करेंगे, बताएँ क्या आंसर है। एक बार कोशिश ज़रूर करना है, गलतियाँ होंगी कोई बात नहीं, गलत होगा कोई बात नहीं, गलतियों से सीखना है। एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड को एक बार ट्राई करेंगे। चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा, अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, देखना है, समझना है। अगर आपने ट्राई किया तो एक बार आंसर लिख देंगे, जो भी आंसर आपका आया होगा एक बार कमेंट के माध्यम से बताएँगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे कॉपी पेन रखेंगे, क्वेश्चन आपके सामने है 19/27 में क्या जोड़ा जाए कि वह -13/15 हो जाए। तो मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेंगे हम लोग, सपोज़ कर लेंगे, लेट कर लेंगे, माना कि यक्स जोड़ा गया। क्या माना गया? माना हमने क्या कि यक्स जोड़ा जाए। हमने क्या मान लिया कि यक्स जोड़ा जाए तो वो क्या बन जाएगा आपका, माना यक्स जोड़ा गया है, मान लिया हमने कि यक्स जोड़ा गया है।
किसमें x जोड़ा गया है, तो ध्यान देंगे 19/27 में मान लिया हमने x जोड़ा गया, तो क्या मिल गया आपको -13 कितना मिल गया है 15। ठीक है, आपको x की वैल्यू पूछ रहा है तो बस केवल आपको सॉल्व कर लेना है। ये आपका क्या है, फ्रैक्शन है, भिन्नों का जोड़ है। क्या है, भिन्नों का जोड़। करते हैं, x की वैल्यू क्या आएगी आपके सामने, x की वैल्यू आने वाली है, x की वैल्यू आपके आने वाली है आपके पास -13/15 और माइनस क्या आने वाली है 19/27। ठीक, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा 13/15 और प्लस क्या मिलेगा 19/27। क्या मिलेगा 19/27। तो इसको ऐड करना है, भिन्नों का जोड़ आपको पता है कैसे करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 15 और 27 का एलसीएम लेंगे। तो 15 और 27 का एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया है, दो तरीका बताया था मैंने, या तो इनका प्राइम फैक्टर करिए या फिर ये जो है डंडा विधि से कर लीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ से 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 टाइम जाएगा, ये 9 टाइम। इसको 3 से करेंगे तो ये 5, ये 3 और इसके बाद 3 से करेंगे तो ये 5 और ये 1 और 5 से करेंगे तो आपका 1। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना होता है 27, 27 5 जा कितना होता है 135। यहाँ से आपको x की जो वैल्यू है माइनस में मिलेगी, पहले तो किसमें मिलेगी, माइनस में, और अपान, अपान क्या मिलने वाला है 15 और 27 का एलसीएम कितना आया आपका, कितना आया है 135। कितना आया है 135। चलेंगे आगे, तो 15 के टेबल में 9 टाइम में आता है, तो 13 का टेबल भी 9 टाइम पढ़ेंगे तो ऊपर आपका 117 आने वाला है, प्लस क्या आने वाला है प्लस 27 के टेबल में कितने टाइम में आता है, ये आपका 5 टाइम में आता है। तो 19 का टेबल पे कितने टाइम पढ़ेंगे 5 टाइम, तो 9 5 जा कितना होता है 45 और 45 और यहाँ पे 9 1 जा 5 1 जा 5, 5 और 4 कितना होगा 9, तो 19 5 जा कितना होगा 95, कितना होगा 95। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करिए, ऐड करेंगे यहाँ पे, तो माइनस ऐड करेंगे 7 और 5 कितना हो गया 12 के बाद यहाँ पे 9 1 10 और 1 11 हो गया और 1 1 2 हो गया, 212/135 मिलने वाला है। माइनस में, वो भी किसमें मिलने वाला है, माइनस में। चेक करेंगे एक्स की वैल्यू, -212/135 जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है। किसमें है, बी में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। एक बार नोट करेंगे इसे, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और सेशन को एक बार लाइक कर देंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि आने वाले क्लासेस आपको लगातार मिलती रहे। यहाँ पे सीख रहे हैं तो शर्माना नहीं है, लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। सबका साथ सबका विकास, जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस मिल रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको फ्री मिल रहा है तो चलिए नहीं पढ़ेंगे, चाहिए चीज़ें बहाना है। आपको मिल रहा है तो इसका उपयोग करिए और अपने आने वाले समय को, ठीक है, अपने आने वाले भविष्य को अच्छा करिए। ठीक है, उज्जवल करिए। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसको एक बार नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, थोड़ा मैं साइड में हूँ, इसको नोट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, एक बार ट्राई करना है, बताना है क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। अभी तक 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट है तो आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं। देखिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है, अभी कन्फ्यूजन रखेंगे तो एग्ज़ाम में फिर कन्फ्यूजन होगी, और जिससे कि जो आसान क्वेश्चन होंगे, जो इजीली सॉल्व हो सकते हैं, जिनको हम आसानी से, जिससे हम आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इन बातों का ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ठीक है बादरों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बार ट्राई करेंगे, बताएं क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपने ट्राई किया तो अच्छी बात, नहीं किया तो देखेंगे यहाँ पे और समझेंगे। कह रहा है रोमन संख्याओं में लिखी निम्न में से कौन सी संख्या सही नहीं है। यहाँ पे कौन सी संख्या सही नहीं है, तो देखिए सबसे फर्स्ट क्या लिखा है, सबसे फर्स्ट आपके पास है यल है और ट्रिपल एक्स है। इसका मतलब रोमन में 80 होता है, क्या होता है 80 होता है। आगे आएंगे, ये क्या है, यक्स है और भी आई है। इसका मतलब क्या होता है, रोमन में 26 होता है, क्या होता है 26 होता है। ठीक है, और साथ में आगे आएंगे तो ये क्या आपके पास है, यल है, यल डबल यल है, और उसके बाद ट्रिपल एक्स है, क्या है ट्रिपल एक्स। तो ऐसी कोई संख्या रोमन में नहीं होती, ऐसी कोई संख्या क्या होती नहीं होती, ऐसी कोई संख्या रोमन अंक में नहीं होती
लास्ट में क्या आपके पास है, यल है, फिर इसके बाद डबल एक्स है, फिर आई भी है। क्या है, आई भी है। ठीक है, क्या आपके पास है, आई भी है, तो इसको नोट करेंगे। ये क्या होगा, ये आपके पास 74 है। क्या है, 74। क्या है आपके पास, 74। आपने रोमन अंक को पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट का क्या होता है, फर्स्ट का क्या होता है, आई। सेकेंड का डबल आई। ठीक है, थर्ड का सेकेंड का क्या होता है, डबल आई। थर्ड का क्या होता है, ट्रिपल आई। ठीक है, फोर्थ का क्या होता है, आई भी। फिफ्थ का क्या होता है, बी। इसके बाद भी आई किसका, 6 का। इसके बाद भी डबल आई क्या हो गया, 7। इसके बाद भी ट्रिपल आई किसका हो गया, 8 का। फिर आई एक्स किसका होता है, 9 का। फिर 10 का क्या होता है, यक्स होता है। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। चलिए, बागेश्वर जी आ गए हैं, प्रणाम बोल रहे हैं, खुश रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए, यहाँ पे देखेंगे इसका क्या हो जाएगा, आपका 11 का एक्स आई। ठीक है, 12 का क्या है, डबल एक्स आई। इसके बाद 13 का यक्स ट्रिपल आई। इसके बाद 14 का यक्स कितना आपका, आई बी। 15 का यक्स बी। 16 का यक्स बी आई। इस तरह से 17 का यक्स बी डबल आई। 70, फिर इसके बाद आगे आएंगे तो ऐसे ही क्या होता है, 18 का बी ट्रिपल आई। आपको पता भी होगा, नहीं पता होता इस चीज़ों को आप याद कर लेंगे, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। बाकी सभी क्या है, सही है। ठीक है, बाकी सभी क्या है, सही है। चलिए, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और सेशन को लाइक कर देंगे। नसर जी आ गए हैं, चलिए, वेरी गुड नसर जी, ऑप्शन सी आपने दिया है, वेल डन। चलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। तो अभी तक 3 क्वेश्चन हो गए हैं, किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके स्क्रीन पे बताना है क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक बार ट्राई करेंगे, बताएंगे क्या आंसर आएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक बार कोशिश करना है, गलतियां होंगी कोई बात नहीं, गलतियों से सीखना है, एग्जाम में गलतियां नहीं करना है। और सारे कॉन्सेप्ट आप एक हैंड रिटन नोट बनाएंगे, जिसमें सारी चीज़ों को लिखते हुए चलेंगे, जैसे कि एग्जाम के समय जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे एग्जाम के समय में उसको आप जल्दी से रिवीजन कर पाएँ, क्योंकि एग्जाम के समय में आप लंबी क्लासेस को नहीं देख पाएंगे। तो नोट्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, तो आपको उसको जो है बनाते हुए चलना है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें आती हैं वो ठीक है, बाकी जो नहीं आती उनको आपको बनाते हुए चलना है। चलिए, देखेंगे यहाँ पे, अगर आपने ट्राई किया है तो एक बार आंसर लिख देंगे, नहीं किया तो देखेंगे, समझेंगे। यहाँ पे आपके पास त्रिभुज दिया है पी क्यू आर। क्या है, पी क्यू आर। और ए बी सी में एंगल जो आपके पास पी है वो कितना है, 90 डिग्री। और आर पी आपके पास 2.5 सेंटीमीटर है। और आपके पास क्यू आर कितना है, 6.5 सेंटीमीटर। और ए बी आपके पास 2.5 सेंटीमीटर। एंगल जो आपके पास ये है 90। इसका मतलब देखिए, एंगल ए एंगल पी, देख रहे हैं यहाँ पे त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में एंगल पी 90 है, और त्रिभुज एबीसी में आपका कितना है, एंगल ए 90 है। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रेंगल बनने वाला है। क्या बनने वाला है आपका, राइट एंगल ट्रेंगल, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही एक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। मैंने आपको डिटेल में बताया भी है कि ट्रेंगल जो होते हैं, जो ट्रेंगल होता है वो क्या होता है आपका, एक थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर होता है। तीन जो है भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। उसमें 3 क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। और उसमें 3 जो है वर्टेक्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, और 3 साइड होती है। और इंटरनल जो आपके एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। और साथ में मैंने बताया था कि इनको साइड के बेसिस पे जब हम बांटते हैं तो इसमें 3 प्रकार के आपके ट्रायंगल बनते हैं। कि इस स्केलन होता है, स्केलन जिसे हम विषमबाहु कहते हैं, एक आइसोसेलेस होता है, और एक इक्विलेटरल होता है। इक्विलेटरल में तीनों साइड बराबर होती हैं, आइसोसेलेस में 2 साइड बराबर होती हैं, और स्केलर में एक भी साइड बराबर नहीं होती। और ऐसा ही हम एंगल के बेसिस पे जब बांटते हैं ट्रायंगल को, तो 3 टाइप के आपके ट्रायंगल मिलते हैं, एक एक्यूट एंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल, और एक राइट एंगल। एक्यूट एंगल में एक कोण 90 डिग्री से कम होता है, और ऑब्ट्यूज में एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। और इक्विलेट अब जो का राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे पी क्यू आर और ए बी सी दोनों में एक एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, ये आपका समकोण त्रिभुज बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। तो चलिए, हम क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। गुड इवनिंग सर जी, आलोक मौर्य जी आ गए हैं बिहार से, चलिए, वेरी गुड, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका आलोक मौर्य जी, बिहार से आपका। देखेंगे यहाँ पे, तो पी क्यू आर हम बनाते हैं। पी क्यू आर बनाएंगे तो एंगल जो आपके पास है पी है वो 90 डिग्री है। ठीक है, बिहार की धरती से आपका स्वागत है भाई। चलिए, देखेंगे यहाँ पे,
ये आपका ट्रायंगल है, पी है, ये आपके पास पी लेकिन 90 पे है, तो पी को नीचे बनाएँगे। ये पी है, ये क्यू है और ये आपका आर है। आगे आएँगे, एक ट्रायंगल बनाएँगे एबीसी, जिसमें एंगल ए आपका कितना है? ए है, ठीक है? ये आपका बी है और ये आपका क्या है? सी है। ठीक है? चलिए, यहाँ पे देखेंगे क्या-क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो एंगल पी 90 डिग्री है, तो एंगल पी यहाँ पे हो गया आपका 90 डिग्री। आगे चलेंगे, यहाँ पे एंगल ए 90 डिग्री है, तो इसको न एंगल ए 90 डिग्री लिख लेंगे। इसके बाद आरपी आपके पास 2.5 सेंटीमीटर है, तो ये आरपी है, आरपी कितना है? 2.5 सेंटी। जो भी चीज़ें दी हों उसको ध्यान से आपको पेपर में लिखना है, समझना है, ठीक है? जल्दीबाज़ी नहीं करना है, जल्दीबाज़ी में क्या होता है और समय लग जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैथ्स में ये आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, अगर जल्दीबाज़ी करते हैं क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चन में टाइम भी लगता है। टाइम कैसे लगता है कि प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाएगा या फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आपको आराम से एक बार माइंड को कंसंट्रेट करके क्वेश्चंस को पढ़ना है, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखेंगे यहाँ पे आरपी की जो वैल्यू है, वो 2.5 सेंटीमीटर है और साथ में आपके पास क्यूआर जो है कितना है? 6.5 सेंटीमीटर है। क्यूआर, क्यूआर कितना है? तो क्यूआर आपके पास 6.5 सेंटीमीटर है। क्यूआर आपके पास 6.5 सेंटीमीटर है। आगे चलेंगे, एबी आपके पास 2.5 सेंटीमीटर है। ये आपके पास एबी, एबी कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। चलिए आगे आएँगे, आगे आपके पास आगे आपके पास क्या दिया हुआ है? बीसी, बीसी आपके पास 6.5 सेंटीमीटर है। क्या है? 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों त्रिभुज में, क्या देख रहे हैं? इन दोनों त्रिभुज में देखा जाए, त्रिभुज की तुलना किया जाए, ट्रायंगल किसमें? ट्रायंगल आप देखेंगे पी आर क्यू, ट्रायंगल पी आर क्यू एंड यहाँ पे इन लिख लेंगे, इन ट्रायंगल पी आर क्यू ले रहे हैं और ट्रायंगल क्या ले रहे हैं यहाँ पे? ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल कौन सा? पी आर क्यू क्यों लिया गया है? पी आर क्यू क्योंकि पी आर क्या है? 2.5 सेंटीमीटर है और इसमें ए भी 2.5 सेंटीमीटर है। तो हमें ऐसा लेना है कि जिसमें दोनों भुजाएं क्या मिले? बराबर लें। तो ये भी ध्यान देना है कि ट्रायंगल को लेना कैसे है? पी क्यू आर नहीं लेना है, क्या लेना है? पी आर क्यू लेना है। अब देखेंगे ट्रायंगल पी आर क्यू में और ट्रायंगल एबीसी में, तो जो एंगल आपके पास पी है वो एंगल ए के क्या है? बराबर है। ठीक है, एंगल ए के बराबर है, क्या है? राइट एंगल है। क्या है? राइट एंगल है। क्या है आपके पास? राइट एंगल है। ध्यान देंगे, ये सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा एक बार पूछता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इस त्रिभुज की प्रॉपर्टी से बार बार पूछता है, तो उसको ध्यान से देखना है, तो एग्जाम में गलत नहीं करना है। आगे देखेंगे यहाँ पे आरपी आपके पास, आरपी जो है वो किसके इक्वल है? आपके एबी के इक्वल है। ठीक है, ये भुजा है क्या आपके पास है? साइड है। ये साइड क्या है आपके पास? इक्वल है। साथ में देखेंगे, और ये क्या है? साइड है, लेकिन इसमें ध्यान देना है ये 90 डिग्री है, तो ये आपका हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस। और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये क्या होता है? बेस। क्या होता है? बेस होता है। ऐसे ही आपका ये हाइपोटेनस है, कर्ण जिसे बोलते हैं, ये लंब है और ये क्या आपका बेस है, आधार। तो यहाँ पे ये साइड है और साइड का है आपकी ये आपका यहाँ पे ये जो यहाँ पे पी आर है वो किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। आगे आएंगे, यहाँ पे आपके पास जो आर क्यू है वो किसके बराबर है? बी सी के। किसके बराबर है? बी सी के। ये आपके पास क्या है? हाइपोटेनिस है। क्या है? हाइपोटेन्यूज है ये, ठीक ना? हाइपोटेनिस जिसे हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि आर, ठीक है, आर हो गया, एच हो गया, यस हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे? आर एच यस। कौन सी? राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस बराबर है और एक साइड बराबर है। तो इस प्रॉपर्टी से जो ट्रायंगल आपका, जो ट्रायंगल होगा, कौन सा ट्रायंगल? मैं ऊपर लिख देता हूँ, ट्रायंगल आपका पी आर क्यू। ध्यान देना है कैसे लेंगे? ट्रायंगल पी आर क्यू ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, किसके? ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी के? तो ट्रायंगल की कौन सी प्रॉपर्टी है? बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी को लिख लेंगे, ध्यान से इसको नोट करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि आपके पास डाटा सेम ना हो लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। कौन सी प्रॉपर्टी आपकी है? तो आर एच एस प्रॉपर्टी है। कौन सी है? आर एच एस। राइट एंगल ट्रायंगल एक है और एक हाइपोटेनस बराबर है, मतलब यहाँ पे राइट एंगल दोनों बराबर है, हाइपोटेनस बराबर है और साइड बराबर है। तो बाई ट्रायंगल प्रॉपर्टी आर एच एस से क्या होगा? आपस में सर्वांगसम होगा। तो चेक करेंगे ऑप्शन
PRQ होना चाहिए पहले, क्या होना चाहिए? PRQ। तो ऑप्शन ए देखिए PQR है, नहीं होगा। ऑप्शन बी PQR है, नहीं होगा। ऑप्शन आपके पास सी है PQR, नहीं होगा। ऑप्शन देखेंगे डी, ये आपके पास PRQ होगा। क्या होगा? PRQ, RHS द्वारा। और RHS आपके दो ही ऑप्शन में दिए हुए हैं, एक ऑप्शन बी में और डी में। ऑप्शन बी और डी में दो जगह ये आपके आरएचएस दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो पहले गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइड एंगल साइड दिया है, और ऑप्शन सी में भी साइड एंगल साइड दिया है। तो साइड एंगल साइड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आरएचएस की बात हो रही है। राइट एंगल ट्रायंगल उसके पास राइट एंगल ट्रायंगल बराबर है, बाद में हाइपोटेनस बराबर है, और बाद में एक साइड बराबर है। इसे बोलते हैं ट्रायंगल की कौन सी प्रॉपर्टी है? आरएचएस प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक होती है साइड 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 वाली, ठीक है, और एक होती है साइड एंगल साइड वाली, ये एक आरएचएस वाली है। तो इस सारी प्रॉपर्टी को एक बार आप लोग जाके देख लेंगे, उसे नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बार बार इसे क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या सही होने वाला है आपका? तो आंसर आपका डी सही होने, क्या सही वाला? डी। ऑप्शन डी सही होगा। इसको आप क्या करेंगे? ऑप्शन को चेंज कर लेंगे। ऑप्शन ऐसे होगा, ट्रायंगल पी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी सी के। कैसे? तो आर एच एस द्वारा। कैसे? कि दोनों में एक राइट एंगल बराबर है, दोनों में हाइपोटेनस बराबर है, और दोनों में एक साइड बराबर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे, और अभी भी किसी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लेंगे, नरसर जी या फिर बागेश्वर जी। सेशन को लाइक कर देंगे, आलोक जी। चलिए, एक क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम में ऐसे पूछता है, ठीक है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। तो माइंड में आपको रखना है, जब साइड साइड तीनों साइड बराबर होंगी तो साइड 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 द्वारा दिखाते हैं। और जब वहां पे आपका एक एंगल 90 डिग्री हो, एक हाइपोटेनस और एक साइड, तो आरएचएस द्वारा। और जब एक दो साइड और एक एंगल, दो साइड के बीच का एक एंगल बराबर हो, तो क्या बोलते हैं उसको? साइड एंगल साइड से। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर आगे। और साइड एंगल एंगल साइड एंगल भी होता है ना, दो एंगल के बीच में एक भुजा भी आपके बराबर हो, तब भी क्या बोलते हैं कि आपका वो क्या होगा? सर्वांगसम त्रिभुज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे आगे। 5, क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार ट्राई करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। और अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो एक बार यस सर लिख देंगे। देखिए, आपका फीडबैक जरूरी है, तो आपको एक बार फीडबैक दे देना है। सब कुछ क्लियर तो एक बार यस सर लिख देंगे, या फिर आप एक प्यारा सा दिल भेज देंगे हमें। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, एक बार ट्राई करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एक रिलेशन है, और रिलेशन से क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम में पूछता है। तो अगर आपको रिलेशन आता हो तो रिलेशन को आप एक बार कमेंट के माध्यम से बताएंगे। देखिए, जो भी चीज़ें आती हैं कमेंट में लिख दिया करिए, इससे आपका रिवीजन होता है। एक बार लिख देंगे, बाकी नहीं आता है तो देखेंगे समझेंगे, और रिलेशन को लिख लेंगे। ये संबंध जो है मैं लिखूंगा जो अभी, उस संबंध को लिखेंगे, उस संबंध को याद कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, इससे बार बार आता ही आता है। ठीक है, रिलेशन से बार बार एक क्वेश्चन आता ही है। देखिए, कुछ मतलब फिक्स टॉपिक हैं आपके सीटेट के लिए, उसी से क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो उस टॉपिक को ही पढ़ना है। जैसे कि ये ट्रेंगल वाला था, इसके बाद क्वाड्रेटल से क्वेश्चन है, इसके बाद ये जो क्वेश्चन मैं कहने जा रहा हूँ, बाकी आपका बीजगणित से क्वेश्चन हो गया, नंबर सिस्टम से एक आध क्वेश्चन हो गया मतलब। और एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के बार बार आते हैं, एक मीडियन मोड से आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको लाभ आने से मिल जाएगा, और एक आपके क्षेत्रफल एरिया संबंधित मिल जाएगा, आयत का या फिर किसी का। तो आपकी लिमिटेड चीजें हैं, उन्हीं से को आपको बार बार पढ़ना है, उन्हीं क्वेश्चन को बार बार आपको प्रिपेयर करना है, मतलब उसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। यहाँ पे देखें, क्वेश्चन आपके पास है, किसी बहुफलकी के फलकों और शीर्षों और किनारों की संख्याएं क्रमशः 17 यक्स 17 यक्स एक साथ होगा, और 30 है, तब 3x प्लस 10 का मान क्या होगा? अच्छा, 17 यक्स और 30 ये है, सही है। 17 अलग है, यक्स अलग है, और 30 अलग है, तब 3x प्लस 10 होगा। चलिए, मैं थोड़ा सा इसमें टाइपिंग रहा, तो मैं क्वेश्चन को एक बार देख लेता हूँ क्या है। 3x प्लस 10 है कि -10 है? एक मिनट थोड़ा आप लोग रुकेंगे, मैं क्वेश्चन को देख लूँगा। टाइपिंग एरर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेते हैं अभी। बाकी एक बार आप लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपका 3x-10 है, 3x-10 है, ठीक है, उसको आप चेंज कर लेंगे, तो आपका 3x-10 है। ठीक है, क्या है आपका? 3x-10 है। चलिए देखेंगे यहाँ पे, तो आपके पास क्या दिया हुआ है, एक बहुबल की फलकों में, तो ध्यान से देखेंगे, फलक को हम बोलते हैं
फेसेस क्या बोलते हैं? फेसेस। तो फलक को क्या बोलते हैं? फेसेस। फलक को क्या बोलते हैं? फेसेस। शीर्ष को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। शीर्ष को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। शीर्ष को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। और आपके किनारे, किनारे का मतलब क्या है? ईजेस। किनारे का मतलब क्या है? ईजेस होता है। क्या होता है आपका? ईजेस होता है। किनारे का मतलब होता है ईजेस। ठीक है, फेसेस को एफ से दिखाते हैं, वर्टेक्स को बी से दिखाते हैं और ईजेस को ई से दिखाते हैं। और इनके बीच से संबंध होता है, तो लिखेंगे रिलेशन क्या होता है इन तीनों के बीच। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेता है इस पे। इसको इम्पोर्टेंट जो है नोट करेंगे और अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। संबंध क्या होता है? एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2 होता है। मतलब फलक में शीर्षों को जोड़ेंगे और उसमें से किनारे घटाएंगे तो क्या आता है? 2 आता है। ये इनके बीच का संबंध है। ठीक है, ये क्या है? एफ वी और ई में संबंध है। इसी संबंध को आपको याद कर लेना है, एग्जाम में से क्वेश्चन आपका मिल जाता है बार बार। तो गलतियां नहीं करना है, अभी से इसको आपको प्रिपेयर करके चलना है। एफ की वैल्यू देखेंगे यहाँ पे आपके पास, फलक आपके पास कितने दिए हैं? 17। एफ की वैल्यू आपके पास कितनी है? 17 है। और भी की वैल्यू आपके पास कितनी है? यक्स है। और माइनस आपके पास किनारों की संख्या 30 है। और बराबर कितनी हो गई? आप बराबर कितना हो गया आपका? 2। सॉल्व करेंगे इसको, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 17 प्लस यक्स की जो वैल्यू है वो कितनी मिलने वाली है? आपकी 32 मिलने वाली है, 32। इसको और सिंपल करेंगे तो यहाँ से यक्स की जो वैल्यू है क्या मिलेगी? 32 माइनस 17 मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? 32 माइनस 17। तो सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं तो 12। यहाँ पे कितना हो गया? 12 में से कितना गया? 7। तो कितना बचेगा? 5। और 2 में से गया कितना बचेगा? 15। तो यक्स की वैल्यू आपको कितनी आ गई? 15 आ गई। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 3x माइनस 10 कर लेंगे उसको। माइनस 10 की वैल्यू पूछा गया है तो 15 रखेंगे यहाँ पे। तो 15 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम, तो 15 3 का कितना होता है? 45 और माइनस 10। यहाँ से इसकी वैल्यू आने वाली है 35, 35 आने वाली। कितनी आने वाली है? 35, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार इस क्वेश्चन से छपता है। इसे फेमस सवाल है, बार बार छपता है, तो ये फेमस सवाल है। तो आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक ना? ये बार बार ये रिलेशन को याद कर लेंगे। ये रिलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? रिलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप लोग बता देंगे, डाउट नहीं है तो एक बार आप लोग यस सर लिख देंगे या फिर एक थम्स अप कर देंगे, ठीक है? डाउट नहीं है तो एक बार थम्स अप कर देंगे या फिर यस सर लिख देंगे। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, बताएंगे क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है, बताना है क्या आंसर। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है पहले। और अभी तक 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो 5 क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है पिछले 5 क्वेश्चन में तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है, एक बार उसको ट्राई करना है। गलतियाँ होंगी कोई बात नहीं, एग्जाम में गलतियाँ नहीं करना है, ठीक है? अभी गलतियाँ होंगी, गलतियों से सीखना है। चलिए बताएंगे एक बार क्या आंसर आएगा। एक बार बताना है आपको क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस स्थिति में त्रिभुज एबीसी की रचना संभव नहीं है? यहाँ पे कौन सी स्थिति ऐसी है जहाँ पे त्रिभुज एबीसी को नहीं बनाया जा सकता? तो आपने त्रिभुज की कंडीशन पढ़ी होगी, यदि ध्यान देंगे नहीं पढ़ी होगी तो कोई बात नहीं, यहाँ से देखना है आपको है। त्रिभुज की कंडीशन आपने पढ़ी होगी कि जो त्रिभुज होता है, क्या होता है? त्रिभुज होता है, त्रिभुज में 3 क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं, ठीक है? ए और बी सी क्या यहाँ पे वर्टेक्स हैं। ए कामा बी कामा सी, ये तीनों क्या आपके हैं? वर्टेक्स हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष। और यहाँ पे ए बी कामा बी सी और कामा सी ए, ये क्या आपके हैं? साइड हैं। क्या हैं? साइड हैं। और एंगल ए देखा जाए, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये क्या इसके हैं? एंगल है। क्या है? एंगल है। तो ठीक है, क्या है आपका? ये एंगल है। इसे हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। साइड को क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। आपने खूब पढ़ा होगा इसको, बाकी अगर नहीं पढ़ा है तो देखेंगे समझेंगे। और एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल में आपने पढ़ा होगा, दो भुजाओं का सम जो होता है
दो भुजाओं का सम ए प्लस बी किया जाए और बी प्लस सी किया जाए, ये बड़ा होता है एक, ठीक है, दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है, ये तीसरी भुजा है, तो दो भुजाओं का जो सम होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये कहती है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, तभी ट्रायंगल पॉसिबल होगा। अगर ये ट्रायंगल जो है, अगर पॉसिबल आपको मतलब ट्रायंगल आपको बनाना है, तो दो भुजाओं का सम अगर ज़्यादा है तीसरे से, तभी ट्रायंगल को हम लोग बना सकते हैं, ट्रायंगल को नहीं बना पाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, ठीक है, ये प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, ये प्रॉपर्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी प्रॉपर्टी से ये कॉन्सेप्ट आपका, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे कि दो भुजाओं का सम कहाँ पे बड़ा नहीं मिल रहा, जहाँ बड़ा नहीं मिलेगा वहीं पे त्रिभुज की रचना संभव नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्न में से किस स्थिति में त्रिभुज एबीसी की रचना संभव नहीं है। तो जहाँ पे ए बी प्लस बी सी की वैल्यू बराबर मिल जाएगी, या फिर सी ए के बराबर मिल जाएगी, या फिर सी ए से कम मिल जाएगी, वहाँ पे त्रिभुज की रचना संभव नहीं होगी। तो एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार बताएंगे कौन सा आंसर आ रहा है। चलिए देखेंगे, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, देखना है समझना है। ऑप्शन ए देखेंगे, तो ऑप्शन ए में देखें, ऑप्शन ए में देखें यहाँ पे, तो ए बी कितना आपके पास है 5 है, और बी सी कितना है 8 है, और सी ए कितना है तो 6 है। तो देखेंगे यहाँ पे अगर हम 5 में 6 को क्या करें, ऐड करें 8 को, तो क्या ये 6 से ज़्यादा है, तो 8 5 कितना होता है 13, बिल्कुल ज़्यादा है। तो यहाँ पे त्रिभुज की रचना जो है संभव है, यहाँ पे त्रिभुज की रचना संभव है। यहाँ पे ऑप्शन आपको निगेटिव खोजना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, निगेटिव है। यहाँ से हम लोग ऑप्शन ए से त्रिभुज बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऑप्शन बी से देखेंगे, तो ऑप्शन बी में अगर हम क्या करेंगे, 4 में 6 जोड़ते हैं, क्या करते हैं 4 में 6 जोड़ते हैं, तो क्या ये 10 से ज़्यादा है, क्या ये 10 से ज़्यादा है, तो 6 4 कितना होता है 10, 10 से ज़्यादा नहीं है, ये 10 के बराबर आ गया, क्या आ गया 10 के बराबर। इसका मतलब ये है यहाँ पे त्रिभुज की रचना संभव नहीं है, और संभव नहीं है तो नहीं ही पूछा है आपसे, गलत ही पूछा है, तो गलत ही क्या होगा आपका आंसर, तो ऑप्शन ई बी आपका बिल्कुल ही सही है। बाकी ऑप्शन सी देखेंगे तो 5 4 9 होगा आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल बनेगा त्रिभुज, ऑप्शन सी में बन जाएगा, क्योंकि 5 + 9 जो है ये ज़्यादा होगा 9 से, क्योंकि 9 5 कितना होता है 14, और 14 क्या है 9 से ज़्यादा है। ऑप्शन डी में देखेंगे कि इसमें बन पाया कि नहीं त्रिभुज, तो ऑप्शन डी को चेक कर लें, सब ऑप्शन को एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन अगर हम किसको चेक करते हैं, डी को, तो 5 + 5 क्या ये ज़्यादा है 5 से, बिल्कुल ज़्यादा है, ये 10 हो जाएगा, और 10 5 से ज़्यादा है। तो केवल एक ऑप्शन आपके पास ऐसा है जहाँ पे त्रिभुज की रचना संभव नहीं होगी, वो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि यहाँ पे 10 बराबर 10 आ रहा है, जो कि हमें बड़ा चाहिए, क्या चाहिए बड़ा, दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज की रचना जो होती है संभव होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिलहाल मैंने आसान भाषा में आपको समझा दिया है, मैंने आसान भाषा में आपको समझा दिया है, बाकी अभी भी डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करूँ आपका आंसर बी सही होने वाला, क्योंकि बी जो है यहाँ पे दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा के बराबर है। जब दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तब क्या होता है आपका त्रिभुज की रचना संभव होती है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, एक बार ट्राई करेंगे और बताएंगे। आपके प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन आपका सीटेट में बार बार पूछ लेता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है प्रोबेबिलिटी से, तो एक बार ट्राई करेंगे, बताएंगे क्या आंसर आएगा। तो अभी तक 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई करेंगे, एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, गलतियाँ होंगी कोई बात नहीं, गलतियों से सीखना है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बार बार आपसे एक क्वेश्चन आपका आता ही है। ठीक है, चलिए, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया होगा लाइक कर देंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, मोहित और रोहित, मोहित और रोहित प्रत्येक एक बार एक पासा फेंकते हैं, मतलब एक बार एक पासा रोहित फेंकता है, और एक बार कौन फेंकता है आपका मोहित फेंकता है। ठीक है, दो बार इसका मतलब पासे फेंके गए हैं, दो बार पासे फेंके गए हैं, और एक पासे में 6 फलक हुए, मतलब 1 से 6 तक की उसमें संख्याएं लिखी जाती हैं, जैसे कि आपने लूडो खेला होगा। ठीक ना, इसकी प्रायिकता क्या है कि उन पासों के ऊपर आई संख्याओं का योग 3 और 5 हो। ठीक है, अब उन्होंने पासा फेंका,
तो दोनों लोग पासा फेंक रहे हैं, तो आपको बताना है कि दोनों पासा फेंक रहे हैं, तो दोनों में बताना है कि उनकी जो ऊपर वाली फलक का मतलब जो फेंकने पे आएगा, उनमें 3 और 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? उनके, ठीक है, ऊपर आई संख्याओं का ऊपर आई संख्याओं जिसमें कि 3, 5 हों, उनकी प्रायिकता क्या होगी? चूँकि 2 पासे हैं, ठीक है, क्या पासे हैं? 2, तो डाइस जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डाइस बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? डाइस। तो आपके पास पासा है और एक पासे में 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, ठीक है? पासा आपके पास है, पासे में संख्या कितनी होती है? तो पासे में संख्या होती है 1 से लेके 6 तक लिखी होती है। 1 लिखा होता है, 2, 3, 4, 5 और 6, और ये बिंदी की तरह बनी होती है ना, आपने देखा होगा बिंदु की तरह, ऐसे बनी होती है, जैसे कि ये आपका पासा मान लीजिए है, ठीक ना? ये आपका पासा है ऐसे, ये पासा ऐसे होता है, ठीक है? ये पासा है तो इसमें आपका 1 बना होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका 3 है, इस तरह से उस पे बना होता है। आपने देखा होगा ये डाइस है, क्या है? डाइस है। इस प्रकार से उसमें क्या होते हैं? नंबर्स बने होते हैं, आपने खेला भी होगा। उसमें 1 से लेके 6 तक के नंबर बने होते हैं। 2 बार फेंका गया है, तो कुल परिणाम कितने हो जाएँगे? पहले हम क्या करेंगे? टोटल परिणाम निकाल लेंगे। टोटल जो है, कितने इसके परिणाम आएँगे? 2 बार फेंका गया है, तो 2 बार फेंका गया है, तो 1 बार फेंका जाएगा तो कितने अंक आ सकते हैं? 1 से लेके 6 तक। दूसरी बार फेंका गया तो कितने आएँगे? फिर 6 तक, दोनों को मल्टीप्लाई, तो कुल परिणाम कितने होंगे? 36 परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, 36 जो है घटनाएँ घट सकती हैं, इवेंट जिसे बोलते हैं। टोटल इवेंट कितना होगा आपका? तो टोटल इवेंट होगा आपका 36, ठीक है? टोटल इवेंट कितने होने वाला? आपका 36 होने वाला है। क्या निकालेंगे? अनुकूल परिणाम निकालेंगे। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेवरेबल स्पेस भी बोलते हैं इसको, और इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है? तो अनुकूल या सिंपल स्पेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिंपल स्पेस। तो सिंपल स्पेस कितना होगा? 36। अनुकूल परिणाम कितने आएँगे? अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम के लिए देखना पड़ेगा आपको, 3 आए, ठीक ना? कितना आए? जोड़ 3 आए, तो जोड़ 3 के लिए क्या-क्या आ सकता है? जोड़ 3 के लिए ये हो जाए कि मोहित के पासे पे 1 आए और रोहित के पासे पे 2 आए, तब 3 आएगा जोड़। या फिर मोहित के पासे पे 2 आए और रोहित के पासे पे 1 आए, तब जाके क्या होगा? उनका जोड़ आपका कितना होगा? 3 होगा। ध्यान से देखना है आपको। 3 जोड़ आने की संभावना कब होगी? जब जो है मोहित के पासे पे 1 आए और रोहित के पासे पे 2 आए, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 होगा। या फिर क्या है? मोहित के पासे पे 2 आए और रोहित के पासे पे 1 आए, तब 3 होगा। बाकी कोई संभावना बनेगी? बाकी कोई संभावना आपकी नहीं बनने वाली। तो ये जोड़ 3 का हो गया। अब जोड़ 5 का निकालिए। जोड़ 5 की कितनी संभावना बनेगी? तो जोड़ 5 की संभावना निकालिए एक बार। जोड़ 5 की संभावना क्या बनेगी कि क्या हो जाए? मोहित के पासे पे 2 आए और रोहित के पासे पे 3 आए, तब जोड़ 5 बनेगा। या फिर मोहित के पासे पे 3 आए और रोहित के पासे पे 2 आए, तब 5 बनेगा। या फिर क्या हो? मोहित के पासे पे 1 आए और रोहित के पासे पे 4 आए, तब क्या बनेगा? आपका जोड़ 5 बनेगा। या फिर क्या हो? मोहित के पासे पे 4 आए और रोहित के पासे पे 1 हो, तो क्या बनेगा? आपका जोड़ 5 बनेगा। ठीक है? ये आपके इस प्रकार से जोड़ बनेंगे। दिखाई दे रहा है आपको? चलिए, ये शायद आपको 1 नहीं दिखा रहा, उसको मैं नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा आपका? 1 4, 1 मोहित के पासे पे 1 आए और रोहित के पासे पे मोहित के पासे पे 4 आए और रोहित के पासे पे 1 आए, तो इनका जोड़ 5 होगा। तो जोड़ 3 कब मिलेगा? जब आपका 1 और 2 आएगा, मतलब मोहित पे 1 और रोहित पे 2। जब आपका मोहित पे 2 और रोहित पे 1, तो 2 1 3, ये 3 2 5, 3 2 5, 4 1 और 4 5, 4 1 5। ठीक है? इसमें एक मोहित का है और एक रोहित का है, ध्यान देना है। ये आपके कितने हो गए? ये कितने हो गए? काउंट करेंगे इसको, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब इस प्रकार से 6 घटनाएँ घट सकती हैं, मतलब 6 इसके क्या आएँगे? अनुकूल परिणाम। ठीक है? तो 6 अनुकूल मतलब 6 जो है 6 प्रकार से संभावना है जोड़ 3 और 5 आने की। 6 प्रकार से संभावना है 3 और 5 आने की, और टोटल परिणाम कितने होते हैं? 36। तो अब प्रायिकता निकाल लेंगे। ठीक है? इससे क्या निकाल लेंगे? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो प्रोबेबिलिटी होता है अनुकूल परिणाम, कितनी घटनाएं संभव हो सकती हैं, उसको लिखेंगे अनुकूल परिणाम, और अपान क्या लिखेंगे? कुल परिणाम। जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में
फेवरेबल स्पेस अपान सिंपल स्पेस, यहाँ पे घटना भी बोलते हैं, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, कुल परिणाम। तो 3 और 5 के टोटल संभव परिणाम कितने हैं, 6 हैं, 6 प्रकार से आ सकता है। और टोटल कितने परिणाम है, 36। इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी 3 और 5 की, 1/6 है। क्या है, संभावना है। तो 1/6 संभावना है जोड़ 3 और 5 आने की, 1/6 संभावना है 3 और 5 जोड़ के आने की। तो ऑप्शन नंबर चेक करेंगे यहाँ पे, बी क्या है, बिल्कुल ही सही है। अगर आपने नोट कर लिया है तो नोट कर लेंगे, बाकी अगर कोई डाउट है, नोट नहीं किया है तो नोट करिए, और कोई भी डाउट है तो आप लोग बता देंगे कमेंट के माध्यम से। मैंने आसान भाषा में आपको समझा दिया है, फिर भी अभी कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ लेता है, किसी में आभार संख्या से पूछ लेता है, कभी आपका डाइस से पूछ लेता है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चलना है, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हुए चलना है। प्रायिकता में बस आपको याद रख लेना है, ये मतलब मिला जुला के आपका ये कॉन्सेप्ट लगना ही है। जो आपका ये कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है, ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका, तो कॉन्सेप्ट को पकड़ लेना है। अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम, ये इसका मेन मतलब, ये फार्मूला आपका बार बार, इसको कॉन्सेप्ट का ये तरीका का ये फार्मूला का ये नियम का ये जो भी कहना कर लीजिए, ये बार बार आपका यूज होगा। तो इसको नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका क्वेश्चन चेंज होगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट यही लगने वाला है, फार्मूला यही लगने वाला है। डाटा आपकी चेंज रहेगी लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही लगेगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आपने इसको नोट कर लिया तो अच्छी बात, नहीं किया तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार ट्राई करेंगे और बताएंगे क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आने वाला है। अभी तक 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर कन्फ्यूज रहेंगे तो फिर हो सकता है कि आपका रिजल्ट रुक जाए। तो इन बातों का ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन कोई नहीं रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है। एक बार कोशिश करेंगे, गलतियाँ होंगी कोई बात नहीं, गलतियों से सीखना है, एग्जाम में गलतियाँ नहीं करना। एक बार क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। तो आपको सीटेट में ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आपका मिलना ही मिलना है हमेशा। साथ में मीडियन मोड से क्वेश्चन, एरिया से क्वेश्चन मिलेगा आपको, अलजेब्रा से क्वेश्चन मिलेगा, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन मिलेगा, भिन्न से क्वेश्चन रहेगा। इन टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए हम चल रहे हैं, तो आपको डेली 3 बजे जुड़ना है और प्रैक्टिस करते हुए चलना है, एक भी क्लास को मिस नहीं करना है, ठीक है। एक भी सेशन आपको यहाँ पे फ्री क्लासेस हैं, केवल आपको प्रैक्टिस करना है। अगर फ्री में मिल रहा है तो इसका उपयोग करिए, ये नहीं सोचिए कि फ्री में चलो देखेंगे नहीं देखेंगे, ठीक है। क्योंकि फ्री की चीज़ों की वैल्यू लोग कम करते हैं, लेकिन आपको वैल्यू करना है, क्योंकि इससे आपका भविष्य जो है बनने वाला है। चलिए, अभी तक सेशन में को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी त्रिभुज का आधार उसके संगत शीर्ष लंब का 3 गुना है, ठीक है। तो शीर्ष लंब का मतलब ऊंचाई दिया हुआ है, तो मान लेते हैं ऊंचाई जो है, माना त्रिभुज की जो ऊंचाई है, माना त्रिभुज की जो ऊंचाई है, हाइट ऑफ लेट हाइट ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू यक्स। कितना मान लिया हमने, यक्स है। माना त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, यक्स है, ठीक है। यक्स सेंटीमीटर में जो कि दिया, तो हम सेंटीमीटर में ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे एरिया आपका सेंटीमीटर में है, तो हम सेंटीमीटर में इसको मान लेते हैं। त्रिभुज का आधार, तो आधार कितना हो जाएगा इसका, इसे हम बेस बोलेंगे। आधार इसका हो जाएगा 3x, ठीक है, 3x सेंटीमीटर, क्योंकि इसका क्या है, 3 गुना है। और इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेंगल आपको दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रेंगल जो भी आपका ट्रेंगल ABC जो भी हो, उस क्षेत्रफल आपके पास दिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार की लंबाई क्या होगी, आपसे आधार की लंबाई पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से पहले आपको यक्स की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, और यक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले आपको एरिया ऑफ ट्रेंगल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन कर पाएंगे। नहीं तो एग्जाम में अगर आपको फार्मूला नियम कॉन्सेप्ट जो भी का ये तरीका नहीं पता है, तो आप लोग एग्जाम में इस क्वेश्चन को कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो नोट करेंगे क्या कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ ट्रेंगल का। जब आपके पास बेस दिया हो और हाइट दिया हो, तो जब आपके पास बेस दिया हो और हाइट दिया हो, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल होती है 1/2। क्या होती है, 1/2 आधार। तो नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आधार इंटू ऊंचाई क्या होती है बहादुरो,
आधार इंटू ऊंचाई होती है। चलिए नोट करेंगे 1/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज को हम पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करिए, एक बार आप लोग भी सॉल्व करेंगे, एक बार कोशिश जरूर क्या करिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन करेंगे, चीज़ों को करेंगे, उतना ज़्यादा आप एग्जाम में इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो एरिया आपके पास दी है 600 और 1/2 आधार आपके पास 3x, ऊंचाई कितना है x है। ये 1200 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1200, और 1200 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3x² की वैल्यू कितना हो जाएगी, यहाँ से 1200, तो यहाँ से x² की वैल्यू कितनी होगी बताएंगे एक बार सभी लोग, कितना हो जाएगी आपकी 400। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 20 आएगी, लेकिन हम प्लस में लेंगे क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होती। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, ऊंचाई है, ये क्या है ऊंचाई। और आपसे पूछा क्या हुआ है, आधार की ऊंचाई। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 3x में x की वैल्यू पुट करेंगे 20, तो 3 इंटू कितना कर देंगे 20, तो आधार आपका कितना मिल जाएगा 60 सेंटीमीटर, और x कितना मिला है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊंचाई आपकी 20 सेंटीमीटर जाएगी और आधार आपका 60 सेंटीमीटर होगा। चेक करेंगे आंसर यहाँ पे, तो आंसर आपका सी सही होने वाला है, आंसर आपका सी सही होने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट याद कर लेना है, एरिया ऑफ ट्रेंगल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। एक देख दो क्वेश्चन आपका एरिया से पूछ लेता है ट्रेंगल के, या तो रेक्टेंगल के पूछ लेगा, या तो स्क्वायर के पूछ लेगा, या तो रोम्बस से पूछ लेता है। तो इन बातों को ध्यान रखना है और नोट कर लीजिए कॉन्सेप्ट को। और चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जिन्होंने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर देंगे। और आगे क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होने वाले हैं, अभी तक क्वेश्चन क्या थे, न्यूमेरिकल सभी थे। तो आगे पेडागोजी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक बार जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, बताएं क्या आएगा। थोड़ा सा आपको समझ उसमें रखना है, आप आसानी से बिना कॉपी पेन, मतलब बिना आप पेन से बिना सॉल्व किए उसका आंसर बता सकते हैं। और आपका ये गेनिंग है, मतलब स्कोर गेनिंग है पेडागोजी, तो ध्यान से उसको देखेंगे, बताएं क्या आंसर आएगा। एक बार केवल आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर देना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर। चलिए अभी तक 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसमें कोई डाउट हो तो बताएंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, आपके पेडागोजी का क्वेश्चन है मैथ्स के, तो एक बार इसको ट्राई करेंगे, बताएं क्या आंसर आएगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और देखना है बच्चा, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो देखना है बच्चा कहाँ एक्टिव है, जहाँ बच्चा एक्टिव होगा वही आंसर होगा। चलिए एक बार ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। अभी तक 8 क्वेश्चन पीछे आपके हो चुके हैं, इन 8 क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, बताना है क्या आंसर आएगा। भिन्न के योग का अध्यापन करते समय ज्योति ने एक विद्यार्थी द्वारा की गई गलती का अवलोकन किया। क्या किया कि 2/3 प्लस 1/5 बराबर उसने क्या कर दिया था, 3/8 कर दिया था। ये गलती उसने कर दी बच्चे ने। तो मान लीजिए आप टीचर बन चुके हैं और आपने बोर्ड पे 2/3 कितना लिखा है, 2/3 और 1/5 कितना लिखा आपने, बोर्ड पे आपने क्या लिखा 2/3 लिखा, और प्लस कितना लिखा आपने 1/5 लिखा, और बच्चे ने इसका आंसर क्या दे दिया 3/8। तो बच्चे ने गलती की है, तो बच्चे ने गलती की है, तो इस गलती को कैसे दूर करेंगे। तो ज्योति को कौन सा उपचारात्मक, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है रेडिमल कार्य करना चाहिए, जिसे हम उपचारात्मक कार्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपके पास ए है, बताएंगे क्या करना, आप क्या करेंगे। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे अगर बच्चा गलती कर देगा तो क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहना, नहीं, विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए नहीं कहना है। ये ऑप्शन क्या है, निगेटिव है, जहाँ भी कठिन आ जाए वो क्या है आपका निगेटिव है। ऑप्शन बी है, विषम भिन्नों के योग की अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न चित्रात्मक रूप से हल प्रस्तुत कराना, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को अलग अलग चित्रों के माध्यम से उनको जो है अलग अलग भिन्नों के जोड़ के बारे में समझ को पैदा करेंगे। अवधारणा मतलब क्या है, समझ, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे। देखो बच्चों, ठीक है, ये भिन्न जोड़ने का तरीका क्या होता है, अलग होता है, उसको अलग तरीके से क्या करेंगे, चित्र के माध्यम से, या फिर कोई और भी चीज़ जो आपके पास होगी उसके माध्यम से आप क्या करेंगे, उसको समझाएंगे। ऑप्शन सी देखिए क्या है, उसी प्रकार के प्रश्नों को अधिकाधिक अभ्यास करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। उसी प्रकार के प्रश्नों को बार बार नहीं हल करवाना है, उसी प्रकार के प्रश्नों को हल करवाएंगे कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे ने सीख ही नहीं पाया है। जब बच्चा सीख नहीं पाया है तो फिर बार बार वो गलतियां करेगा। ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों को गणित के स्थान पर किसी अन्य विषय को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है, आप जो है बच्चों को अलग विषय पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए और सी और डी तीनों ही क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव ही क्या होगा आपका आंसर होगा।
बच्चों को आपको ना उनको अलग विषय के लिए कहना है, ना कठिन कारण देना है, ना बार-बार उसी को रटवाना नहीं है, बार-बार उसका अभ्यास नहीं करवाना है। आपको क्या करना है, उनको अलग-अलग माध्यम से, अलग-अलग फिगर के माध्यम से, क्योंकि सारे बच्चों की क्षमता क्या होती है, सीखने की अलग होती है। तो अलग-अलग उदाहरण देके, अलग-अलग चित्रों के माध्यम से सिखाएँगे तो सारे बच्चे उसको सीख पाएँगे। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे बताना है क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बताएँ क्या आंसर आएगा एक बार। जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया भाई लाइक कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे सीख रहे हैं तो आपको लाइक कर देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 सिद्धि गणित की अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक अवलोकन करती है कि वह अपने विद्यार्थियों को नियमित रूप से कार्यपत्रक वर्कशीट देती है, ठीक है? बहुत ही मतलब सावधानीपूर्वक उसने काम कर रही है और बच्चों को देख रही है, बार-बार वो नियमित रूप से कार्यपत्रक वर्कशीट भी देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उनकी गलतियों तथा वैकल्पिक अवधारणाओं पर पुष्टि देती है, ठीक है? उनको फीडबैक भी देती हुई चल रही है। बच्चों को फीडबैक देती हुई चल रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, सिद्धि आकलन की किस तकनीक का प्रयोग कर रही है? ठीक है, वर्कशीट दे रही है, बच्चों से फीडबैक लेती है, उनके अंदर जो है अ, समझ भी विकसित कर रही है। यहाँ बताना है आपको कौन सी तकनीक का वो पालन कर रही है। ऑप्शन ए है योगात्मक आकलन, ऑप्शन बी है निदात्मक आकलन, ऑप्शन सी है रचनात्मक आकलन और ऑप्शन डी है पूर्वानुमानिक आकलन। तो बताएंगे एक बार क्या आंसर होगा सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे एक सिद्धि जो है वो बहुत ही सावधानीपूर्वक क्या कर रही है, उस चीज़ों को देख रही है, बच्चों को वर्कशीट दे रही है तो उन्हें पष्ट-पुष्टि भी दे रही है और साथ में बच्चों को जो है, उनकी गलतियों पे उनको सही जो क्या सही होता है उसके बारे में बता भी रही है। इसका मतलब वो है कि वो जो क्या कर रही है, रचनात्मक आकलन का काम कर रही है। क्या कर रही है? रचनात्मक आकलन का काम कर रही है। यहाँ पे निदात्मक आकलन का कार्यक्रम नहीं है, डायग्नोज़ नहीं है। डायग्नोज़ के पहले क्या होता है, रेडिमल पहले उसे क्या किया जाता है, पहले डायग्नोज़ करना फिर इसके बाद उपचार। तो यहाँ पे डायग्नोज़ करना कोई बात नहीं है। ठीक है? यहाँ पे योगात्मक कोई बात नहीं है, पूर्वानुमानी का कोई बात नहीं, यहाँ पे रचनात्मक काम कर रही है जिससे कि बच्चे क्या रहेंगे, बोर नहीं होंगे, उन्हें सीखने में क्या होगा, उनकी मैथ्स के प्रति क्या होगी, रुचि बढ़ेगी और सीखने के लिए वो उत्सुक रहेंगे, उनके अंदर क्यूरियोसिटी रहेगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही है, ठीक है? यहाँ पे वो क्या कर रही है, रचनात्मक काम कर रही है, ठीक है? जिससे बच्चे क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन नंबर चलेंगे क्वेश्चन नंबर चलेंगे अब 11 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, देखता हूँ मैं, सकता हो एक क्वेश्चन छूट गया हो, चलिए क्वेश्चन लग रहा है छूट गया है। नहीं 12 11 11 की जगह 12 टाइप हो, कोई बात नहीं चलिए। 11 की जगह 12 टाइप हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ेंगे, बताएंगे क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ेंगे, बताएं क्या आंसर आएगा। यूरोज मानचित्र पर मापक्रम को पढ़ सकता है। यूरोज जो है मानचित्र पर मापक्रम को पढ़ सकता है और दो स्थानों के बीच दूरी को सही रूप से ज्ञात कर सकता है। वह क्या प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन आपके पास है मापन चिंतन, ऑप्शन आपके पास बी है पंचांतरण, ऑप्शन सी है अध्यारोपण, सुपर इम्पोजिशन और ऑप्शन डी है समानुपातिक चिंतन। बताएंगे क्या आंसर आएगा। ये मैं हिंट कर देता हूँ, यहाँ पे माप ऐसा नहीं है कि माप माप की बात है, तो यहाँ पे मापन चिंतन नहीं है, ये भी ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल ही नहीं होगा। बाकी आप लोग बताएंगे कि ऑप्शन बी सी डी में से कौन सा होगा। एक बार कोशिश करेंगे, बताएंगे क्या आंसर आएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे। तो मापन चिंतन नहीं है, मापन का मतलब क्या है, लेंथ हो गया, ठीक ना, एरिया वैसे मापने की बात हो गई। तो यहाँ पे वो मापन नहीं जो आप सोच रहे हैं, यहाँ पे मानचित्र की बात हो रही है। तो पंचांतरण भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पंचांतरण भी नहीं कर रहा, अध्यारोपण की बात नहीं है, ठीक है, किसी चीज पे किसी चीज को थोपना ये भी काम नहीं है, अध्यारोपण की बात नहीं है। ये समानुपातिक चिंतन है, पर्सनैलिटी थिंकिंग की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे समानुपातिक चिंतन की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही है, ठीक है। वो चीज़ों को क्या करता है, एक दूसरे से जोड़ पाता है। जब दो रिलेशन आपस में जुड़ते हैं, आपने पता होगा कि जब दो रिलेशंस आपस में जुड़ते हैं, रिलेशन ए और बी है, एक रिलेशन सी और डी है, आपस में जोड़ते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं समानुपात या फिर इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं और इसको बोलते हैं रेशियो।
तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी मतलब 2 जगहों को आपस में जोड़ रहा है ये। यूरोज़ जो है 2 जगहों को आपस में जोड़ पा रहा है, तो इसे बोलेंगे हम लोग समानुपातिक चिंतन। तो समानुपातिक चिंतन का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 जगहों को आपस में, वो 2 स्थानों को जोड़ ले रहा है आपस में, इसलिए हम बोलेंगे ये क्या आपका समानुपातिक चिंतन है, क्योंकि समानुपात चिन्ह क्या करता है, 2 रिलेशन को आपस में जोड़ता है। ए रेशियो बी, सी रेशियो डी को आपस में कौन जोड़ता है, आपका समानुपात जोड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपके पीछे हो चुके हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, और आपके सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। और अगली क्लास में मिलेंगे एलटी वाले में। जो लोग एलटी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो मिलेंगे अगली क्लास में। आज के सेशन का आप लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बात रहा हूँ, बाकी अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लोग एक बार यस सर लिख देंगे या फिर थम्स अप कर देंगे। और आज का सेशन लाइक कैसा लगा आप लोग बताएंगे, और कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, कितने क्वेश्चन सही किए, एक बार कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके 13 नंबर क्या है, रीना ने महसूस किया कि एक वर्ग तथा एक आयत में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। रीना जो है वर्ग और आयत में अंतर को फर्क नहीं कर पा रही है, उसके अंदर डिफरेंस को नहीं समझ पा रही है। वो बैन हीले के ज्यामिति चिंतन की किस अवस्था में है। तो बैन हीले जो होता है, बैन हीले में 5 लेवल हैं। कितने लेवल हैं, 5 लेवल। बैन हीले के 5 लेवल हैं। सबसे फर्स्ट लेवल को बोलते हैं जीरो लेवल। फर्स्ट लेवल को क्या बोलते हैं, जीरो लेवल, जो किसको बताता है, विजुअलाइजेशन, मतलब दृश्यीकरण को, देखने को। मतलब बच्चा उसमें शेप्स, मतलब आकार होते हैं, उनको देखता है लेकिन उसके अंदर अंतर नहीं कर पाता, ठीक है। लेवल फर्स्ट है। लेवल फर्स्ट को क्या बोलते हैं, तो लेवल फर्स्ट को बोलते हैं एनालिसिस। क्या करता है बच्चा उसमें, एनालिसिस करता है। क्या करता है, एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है। क्या करता है, विश्लेषण करता है। और लेवल थर्ड जो होता है वो इनफॉर्मल डिडक्शन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अमूर्त होता है। मतलब वो बच्चा बाद में एनालिसिस में क्या करता है, बच्चा थोड़ा बहुत चीज़ों को अब जोड़ने लगता है। क्या करता है, जोड़ने लगता है। और लेवल टू में क्या करता है बच्चा, वो चीज़ों को कल्पना भी कर पाता है, जिसे हम अमूर्त चिंतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमूर्त चिंतन, कल्पना करके भी चीज़ों को, अब वो उसको अंदर जो है समझ में आ गया है कि आयत और वर्ग क्या होता है, अलग होता है। और एक होता है आपका लेवल 4। लेवल 4 में लेवल 3 पहले आएगा। लेवल 3 में क्या होता है, तो लेवल 3 क्या होता है, निगमन जिसे बोलते हैं, डिडक्शन। इसमें उसको वो प्रूफ करना सीखता है। क्या सीखता है, प्रूफ करना। और चौथा, पांचवा जो कि आपका लेवल है, लेकिन फोर्थ लेवल उसका नाम है, उसमें क्या होता है, रिगोर। रिगोर का मतलब क्या होता है, उसमें बच्चा जो है चीज़ों को प्रमाणित कर लेता है, ठीक है। क्या कर लेता है, प्रमाणित कर लेता है, उसके पास प्रमाण होता है। तो फर्स्ट लेवल, मतलब फर्स्ट अवस्था जिसे हम जीरो लेवल बोलते हैं, इसमें वो अभी वो जो आपका आकार है उसमें अंतर नहीं कर पाता। तो 5 लेवल होते हैं, जीरो लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल और फोर्थ लेवल। जीरो लेवल क्या है, जिसमें बच्चा जो है अपने आकार में, जो भी आकार देखता है उस आकार में अंतर नहीं कर पाता। तो यहाँ पे बच्चा वर्ग और आयत के आकार में अंतर नहीं कर पा रहा, इसलिए वो कहाँ पे है, स्तर जीरो पे है बच्चा। अभी कहाँ पे है, स्तर जीरो पे है। किस पे है, स्तर जीरो पे। स्तर जीरो पे बच्चा अंतर नहीं कर पाता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या क्या सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो वैन हीले ने 5 लेवल लिए हैं। कितने लेवल, 5, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। तो जीरो से लेकर 4 तक लेवल होते हैं, लेकिन 5 पूरे लेवल हैं। इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 लेवल हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, बिल्कुल ही सही है। तो लेवल जीरो में वो अंतर नहीं कर पाता, वो जीरो स्तर पे अभी है। वो आयत और वर्ग के बीच अंतर नहीं कर पा रहा, तो अभी जीरो स्तर पे है। तो ये आपके सेशन के आज 13 क्वेश्चन, ठीक है। 13 क्या, 12 ही क्वेश्चन थे, क्योंकि वहाँ पे एक क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ था, मतलब वो गलती से 11 10 की जगह पे 12 टाइप हो गया। तो सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और कितने क्वेश्चन आपने सही किए और कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। बाकी अगर क्लास को दोबारा भी देखेंगे और अभी भी किसी को कोई डाउट है तो प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं, और क्लास को आपको दोबारा भी देखना है, समझना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तो कल की क्लास के लिए फिर प्रिपेयर रहेंगे आप लोग, कॉपी पेन लेकर तैयार रहा करिए, जिसमें कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते चलना है, और साथ में मोटिवेट रहेंगे, ठीक है। क्या रहेंगे साथ में, आप लोग मोटिवेट रहेंगे, ठीक है। और साथ में मोटिवेट रहिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में 3 बजे फिर, कल 3 बजे मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी एलटी क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो जो लोग एलटी में
एलटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अगली क्लास में जुड़ेंगे। ठीक है बात नो। और अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, फिर क्लास को ही पेंट करते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, और डेली आपको ऐसे ही पढ़ते हुए चलना है। सबको बाय बाय, धन्यवाद।